तो यहाँ पे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हम लोग ने क्या देखा, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, बनावट, कोई चीज कैसे बनी है। स्ट्रक्चर मतलब उसका स्केलेटन स्ट्रक्चर कैसे, करेक्ट ना। हाँ जैसे हम भी मैटर से ही बने हुए हैं, हम इंसान भी, पर हमारा स्ट्रक्चर स्केलेटन काफी अलग है। हमारे 2 हाथ है, 2 पैर है, अंदर लंग्स है, बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, और उनकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग है सारे ऑर्गन्स की, तो सारी प्रॉपर्टी भी स्टडी करेंगे ऑफ मैटर। पर यहाँ पे केमिस्ट्री की बात आ रही तो बायोलॉजिकल पार्ट नहीं आएंगे यहाँ पे, एक्चुअली का अलग अलग डिफरेंट टाइप के एलिमेंट की स्टडी आएगी, उनके मॉलिक्यूल कंपाउंड की स्टडी आएगी, एंड द रिएक्शन, और जब ये मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके क्या अलग चीज बना रहे, विच फॉर्म फ्रॉम अ मैटर विच इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। तो तुमने देखा होगा बहुत सारी चीजें जो अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे हमारी डेली लाइफ में पेट्रोल धुएं में कन्वर्ट हो जाता है, करेक्ट ना। तो यानी वो पेट्रोल था हाइड्रोकार्बन, उसके बाद वो कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये सब कन्वर्जन भी हम देख रहे हैं मैटर का, करेक्ट। प्रॉपर्टी में हम 2 प्रॉपर्टी देखेंगे, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, जैसे कोई टेम्परेरी प्रॉपर्टी होती है ना। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी टेम्परेरी होती है, जैसे मान लो तुम जिम में गए और तुमने बॉडी छोड़ी बनाई, तो जो जिम में बॉडी बनाई फिर तुमने जिम छोड़ दिया लॉकडाउन की वजह से, वापस से बॉडी तुम्हारी नॉर्मल हो जाएगी, करेक्ट। तो कैसा है, तुम्हारा जो बिल्डअप हुआ बॉडी का वो टेम्परेरी था, तो बोलूंगा वो फिजिकल स्ट्रेंथ है। इसलिए तो बोलते हैं अरे कहाँ जा रहे हो, अरे फिजिकल बॉडी बनाने जा, है ना। फिजिकल क्यों बोलते हैं, अब समझ में आया, टेम्परेरी होता है। जैसे किसी चीज का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये सब टेम्परेरी प्रॉपर्टी है, ये हम प्रेशर के जरिए बदल सकते हैं। एग्जाम्पल, कलर, स्टेट, स्मेल। देखो आज पानी 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये जो सॉलिड, लिक्विड, गैस वो टेम्परेरी है कि नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टी है कि नहीं, हम देख सकते हैं उसके बदलाव को। तो एक चीज यहाँ पे पता चल रही है कि फिजिकल प्रॉपर्टी टेम्परेरी प्रॉपर्टी होती है, उसके साथ साथ हम उस प्रॉपर्टी को विजिबली देख सकते हैं, करेक्ट ना। और उसके साथ साथ वो झट से बदल भी सकती है, एक स्टेट को भी रिप्रेजेंट करे, स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब आते केमिकल प्रॉपर्टी, इसका उल्टा, फिजिकल प्रॉपर्टी टेम्परेरी है तो केमिकल प्रॉपर्टी परमानेंट है। किसी चीज का जलने के बाद, कोई चीज जल जाए, जैसे कागज जल जाए या मैग्नीशियम जल जाए, तो उस जली हुई चीज को आपस से रिटर्न बैक ला सकते हो क्या, हमजा, इम्पॉसिबल। तो ये जो केमिकल चेंज होते हैं वो परमानेंट होते हैं, वो बदलते ही नहीं। अब आता है स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर पे भी 2 टाइप होते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर और दूसरा मैक्रोस्कोपिक। माइक्रो मतलब छोटे एटम की स्टडी करना, और उस एटम में किस तरह से अटैचमेंट है, कैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कैसे बीच में न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, कैसे इंटरेक्शन हो रहा है इनका, वो सब की स्टडी स्ट्रक्चर के बेस पे माइक्रोस्कोपी ब्रांच में करेंगे। मैक्रो का मतलब क्या होता है, अब हम लोग छोटे इलेक्ट्रॉन की स्टडी नहीं करेंगे, किस तरह से 2 एटम आपस में बॉन्ड है, कैसे लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं अपोजिट चार्ज से, वो सब पार्ट सब्सटेंस में आएगा, समझ में आया। यानी माइक्रोस्कोपिक में कॉम्प्लेक्स स्टडी करेंगे बड़े बड़े स्ट्रक्चर की, और माइक्रोस्कोपिक में एटम छोटी छोटी चीजों की स्टडी करेंगे। समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। इजी था हमजा। अब आगे बढ़ते हैं, चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये तो अपने बिल्कुल बोर्ड की तरह यूज हो रहा है ये। चलो अब केमिस्ट्री के ब्रांच को मैंने टोटल 5 पार्ट में डिवाइड किया है। सिर्फ 5 नहीं है, ये 5 मेजर ब्रांचेस है, इससे भी ज्यादा ब्रांचेस होती है केमिस्ट्री। तो सबसे पहली ब्रांच है ऑर्गेनिक ब्रांच, उसके बाद आती है इनऑर्गेनिक, बायोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल और फिजिकल केमिस्ट्री। मान लो तुम बहुत ज्यादा स्टडी करोगे ना, जैसे मान लो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या पीएचडी, तो तुम्हें केमिस्ट्री में भी एक ब्रांच लेनी पड़ेगी उससे पीएचडी करने के लिए, सारी केमिस्ट्री की स्टडी नहीं कर सकते। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं, तो इसके बारे में तुम क्लास 10 में पढ़ चुके हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन की स्टडी करते हैं, करेक्ट ना। अगर सिर्फ कार्बन की स्टडी करूंगा तो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलूंगा। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या है, जिसके अंदर कार्बन को छोड़कर आप सारे एलिमेंट की स्टडी करोगे, समझ में, पर कार्बन नहीं होना चाहिए। तो इन का मतलब क्या है, कार्बन को छोड़कर आप कोई भी एलिमेंट की स्टडी कर रहे हो तो इसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ब्रांच बोलते हैं। अब आते हैं बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री क्या है, वो सब्सटेंस की स्टडी करना जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। कि बायोलॉजी से आया, और बायो का मतलब होता है लिविंग, और कोई लिविंग थिंग के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन चल रहा है और उसकी स्टडी कर रहे हो तो उसको बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। जैसे मान लो बोलते हैं कि हमारे बॉडी में जो दिमाग होता है वो हर वक्त हर सेकंड बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस करते रहता है। हमारे फीलिंग आना, खुश रहना, गम होना, उसमें भी बोलता है हमारी बॉडी में ना कंटिन्यू हार्मोन्स में रिएक्शंस होते हैं, और वो रिएक्शन से हमें दुखी होना, खुश होना, वो सब चीज हार्मोन रिलीज करते हैं, उस हिसाब से हमारा बिहेवियर होता है, करेक्ट।
सम टाइम तो हम घर में खुशी भी रहेगी तो भी हम लोग दुखी रहते हैं। क्यों? अरे बस दुख जैसा मन कर रहा है। क्यों ऐसा? कि हमारे अंदर जो केमिस्ट्री हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, वो हमें दुखी कर रहा है। कभी कभार देखो ओके। माहौल एकदम अच्छा होता है फिर भी हम कमजोर होते हैं, कमजोरी जैसा फील करते हैं, तो वो सारा अंदर रिएक्शन की वजह से होता है। अंदर ऐसा कुछ रिएक्शन चल रहा है जो तुमको कमजोर कर रहा है। करेक्ट? हम्म। नेक्स्ट ब्रांच आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। किसी मटेरियल की जांच करना है, उसकी स्टडी करना, उसकी क्वांटिटी या क्वालिटेटिव की। देखो किसी चीज की एनालिटिकल एनालाइज से ही बना है। जैसे तुमने देखा पेप्सी की कंपनी हो गई, कोल्ड ड्रिंक कंपनी, इनमें क्या होता है कि जब लोग कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं तो एक बंदा रहता है उसकी जांच करता है कि आपने जो कोल्ड ड्रिंक बनाई वो सेफ है कि नहीं। उसके बाद तुमने देखा ISI मार्क के बारे में भी सुना होगा। ये सारे लोग कौन है? FSSI, ड्रग्स में बहुत लगता है, मेडिसिन में। तो ये लोग क्या चेकिंग करते हैं कि आपने जो, यस, बहुत सारे मार्क आते हैं ऐसे। तो इनका काम क्या रहता है? FSSI का काम क्या है? मेडिसिन की चेकिंग करना है कि जो मेडिसिन बनाई गई है, कंपनी ने बनाई है, वो सेफ है कि नहीं, ये हार्मफुल तो नहीं, मालूम पड़ा बंदा खाया और मर गया। करेक्ट ना? तो ये सारी जांच ये लोग करते हैं। उसके बाद ये लोग अप्रूव थप्पा मारते हैं कि हाँ हमारी तरफ से अप्रूव है, आप बेच सकते हैं मार्केट में। अगर ये लोग अप्रूव नहीं करेंगे ना तो वो दवाई मार्केट में उतर ही नहीं सकती है। इसी तरह से जो खाने के प्रोडक्ट होते हैं ना, जैसे अंडा ये वगैरह वगैरह, इनमें ISI मार्क होता है। अगर ये ISI मार्क नहीं लगेगा ना तो ये चीजें फूड मार्केट में नहीं आ सकती। ये श्योरिटी करती है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एकदम प्योर है, हाइजीनिक है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा खाने वाले को। ठीक है? तो एनालाइज में एनालिटिकल आता है। ये मैं कोर्स करने का सोच रहा था, तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने MSc इन एनालिटिकल केमिस्ट्री किया था और आज वो MIDC कंपनी अंधेरी में जॉब कर रहा है। तो उनका काम क्या रहता है? एनालाइज करना रहता है। जो भी प्रोडक्ट, वो खुद कंपनी भी चेकिंग करती है। मान लो कोई दवाई बना रही है, तो मान लो 500 mg की दवाई बनाई पैरासीटामोल, ठीक है, और गलती से जिसने बनाया ना उसने गलती से 501 mg कर दिया, तो भी बहुत फर्क पड़ता है। बंदा खाएगा ना, साइड इफेक्ट हो सकता है। ओके। फिर लोग एनालाइज कैसे करते? वहां पे ना उनके पास ना बहुत सारे मरीज होते हैं। मरीज मतलब लोग होते हैं। पहले उनको खिलाते हैं, इनको खिला के पूछते हैं अरे आपको कैसा फील हो रहा है, समझ में आया? क्या क्या साइड इफेक्ट हो रहे हैं। अगर नहीं होंगे तो फिर वो मार्केट में डाल देते हैं। समझ में आया? डायरेक्ट नहीं देते कंपनी, कि डेंजरस हो सकता है ये। तो इनके भी जो लोग होते हैं वो मरते हैं, उनसे पहले साइन करवा लेते, भाई कुछ हो गया तो हम लोग जिम्मेदार नहीं है, ऐसा करके साइन करवाते हैं। तो अच्छा जॉब है हमजा, इसमें भी बहुत कमाई है। क्या तुम जाना चाहोगे? बहुत सारी कंपनी लेती है लोगों को। ठीक है, ओके। फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं। फिजिकल नाम से ही लग रहा है, फिजिकल मतलब इसके अंदर हम लोग, फिजिकल एक्चुअली फिजिक्स से रेंज है। ये केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड जाते हैं। तो इसमें हम लोग किसी स्ट्रक्चर, किसी कानून के बारे में स्टडी करते हैं, लॉ के बारे में, एनर्जी का कैसे चेंजेस हो रहा है ये स्टडी करते हैं। यानी ये एकदम रिलेटेड टू फिजिक्स हो जाता है। मैटर अगर कोई बदलता है तो उस मैटर के बदलने में क्या होगा? एनर्जी चेंज होगी, वर्क हो सकता है, वो अपनी इंटरनल एनर्जी बदल सकता है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सब फिजिक्स से लिंक नहीं है कि फिजिक्स में हम हीट ट्रांसफॉर्मेशन ये सब पढ़ते हैं। तो ये काफी हद तक केमिस्ट्री है, लेकिन ये आ जाता है थोड़ा सा फिजिक्स से लिंक करके आ जाता है। जैसे देखो फिजिक्स के अंदर भी हम मशीन यूज करते हैं कि नहीं? फिजिक्स के अंदर मशीन करते हैं, पर केमिस्ट्री में भी तो मशीन यूज करते हैं। लैब में सेंट्रीफ्यूजल मशीन, कितनी सारी मशीनें होती है, बहुत सारे थर्मामीटर होते हैं, टेस्ट ट्यूब होते हैं, मेजरिंग सिलेंडर होते हैं, वो सब फिजिक्स, वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है, क्योंकि वो सब मेजरमेंट करके बनाना पड़ता है ना। समझ में आया? तो केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी मशीन की डिस्कशन है, जैसे कोई पानी को डिस्टिल कर रहे हैं, उसमें मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी स्टडी फिजिकल केमिस्ट्री में करेंगे। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा सारे ब्रांचेस। अब आते हैं हम लोग, मैं बहुत ऑर्डर में जा रहा हूँ, बहुत बेसिक करते हुए जा रहा हूँ। मैटर के क्लासिफिकेशन पे आते हैं। तो मैटर को दो हिस्से में क्लासिफाइड किया है, फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक है केमिकल क्लासिफिकेशन। पहले फिजिकल पढ़ते हैं। अब मैटर फिजिकल कैसे क्लासिफाइड किया गया है, तो मान लेते हैं तो मैटर को फिजिकली सॉलिड, लिक्विड और गैस में कन्वर्जन किया गया। हमने देखा है बहुत सारे ऐसे मैटर है जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, तुम्हारे घर में जो डिटर्जेंट होता है वो, है ना, हमारे दांत कैल्शियम के बने, कैसे सॉलिड है कि नहीं? तो ये नेचुरली सॉलिड ही है फिजिकल स्टेट पे, करेक्ट। अब आते हैं लिक्विड के एग्जाम्पल। लिक्विड में पानी हो गया, हमारा ब्लड हो गया, हमारे ऑर्गन्स है ना, तेल हो गया, ये सब क्या है? ये भी सब मैटर ही है जो लिक्विड फॉर्म में ही होते हैं नेचर में। और दूसरा आता है गैस। गैस में मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारी चीजें कैसे हमारे डेली लाइफ में गैसेस फॉर्म में होती है, करेक्ट ना। अब आते हैं केमिकल पे। तो केमिकल का तो ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, जिसमें रिएक्शन हैपन होते हैं, परमानेंट बदलाव आते हैं, ये कौन से भी फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग फिजिकल का तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, इसके यहीं पे खत्म हो गया फिजिकल पार्ट।
ये ज्यादा कुछ स्टडी है ही नहीं। केमिकल फर्दर डिवाइड हो जाएगा, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। चलो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो मिक्सचर क्या होता है, जिसमें मिक्सचर का मतलब क्या होता है, जिसमें दो या दो से ज्यादा हाँ सब्सटेंस मौजूद हैं Substance, जिनको आसानी से हाँ। सेपरेट कर सकते हैं। देखो देखो, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस हैं पर उनको आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। मान लो एक पानी में तुमने नमक मिला दिया, ठीक है। अब तुम बोल रहे हैं कि अब बताओ इस नमक को अलग करो पानी में से, तो कैसे करोगे? बहुत आसान है, उस पानी को तुम हीट गर्म कर दोगे। गर्म करने पर जब पूरा पानी भाप बन के उड़ जाएगा तो बचेगा क्या? नमक, करेक्ट ना? तो ये ऐसा मेथड है। तो मिक्सचर किसको बोलते हैं, जिसमें आप दो मिक्सचर को आसानी से अलग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक बचकानी एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक तुमने एक पुल बनाया, उस पुल के अंदर तुमने डिफरेंट टाइप के बॉल डाल दिए, व्हाइट कलर के और रेड कलर के, ठीक है। तो व्हाइट रेड कलर के बॉल सब मिल करके आप बन गए, मिक्सचर बन गए। अब तुम स्टूडेंट को बोलेंगे चाओ चलो छुटकी इसमें से व्हाइट बॉल अलग करो और रेड बॉल अलग करो, वो खुशी खुशी भाग के जगह ओके सर, है ना। तो ये क्या है, मिक्सचर में आसानी से दो चीजों को सेपरेट करना बहुत आसान होता है, करेक्ट। इसमें जो रेशियो होता है फिक्स नहीं होता। अब तुमने देखो बॉल डाली तो तुमने ऐसा सोच के डाला, एक काम करता हूँ मैं 10 व्हाइट बॉल डालता हूँ और 5 रेड बॉल, नहीं, तुमने ऐसा फेंक दिया रैंडमली। तो मिक्सचर में रेशियो फिक्स नहीं होता। ये मिक्सचर वर्ड समझना है कि आज के चल के ना टीचर लोग ये वर्ड बहुत यूज करेंगे, मिक्सचर, कंपाउंड, मॉलिक्यूल। तो तुम बोले अरे साहब बाप रे, ये हर एक का एक ही मतलब है, तो अलग अलग वर्ड क्यों यूज करें? तो हर एक का एक मतलब नहीं होता है, ठीक है। मिक्सचर में भी दो टाइप के होते हैं, मिक्सचर होते हैं। एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या है, मान लो तुमने पानी के अंदर नमक डाल दिया। अब पानी और नमक को तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो शुरुआत में? बिल्कुल नहीं। पानी के अंदर जो नमक है वो बिल्कुल कैसे घुल जाता है, जैसे समोसे में आलू, करेक्ट था? पता कर सकते हैं क्या कि नमक किधर है और पानी किधर है? बिल्कुल नहीं पता कर सकते। अरे उससे याद है, तुमको पता है कि अपने नया नगर में समोसा मिलता है, अभी भी चालू है दुकान, पता है ना, वो मॉडर्न समोसा। अपने एनएच के पास से जाएंगे तो बहुत अच्छा समोसा बनाता है हमजा, तो कभी खा लेना जाके। तो इसके अंदर जो दोनों फेस होते हैं दोनों जो फेस होते हैं वो सिंगल होते हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, पर इनको अलग किया जा सकता है। एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है ये मिक्सचर के लिए, ठीक है। मैं जरा सा थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ। अच्छा, इसको और फर्दर डिवाइड किया गया तो मैं नीचे नहीं करता हूँ, पहले इसी को पढ़ लेते हैं। अब आता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर में। मान लो तुमने एक पानी लिया और उस पानी में तुमने बड़े बड़े कंकड़ डाल दिए, ठीक है। अब वो कंकड़ जैसे पानी में जाएंगे तो या तो नीचे बैठेंगे या तो थोड़ा उड़ते रहेंगे। अब क्या उस कंकड़ को पानी से अलग कर सकते हो? कि बिल्कुल कौवे वाली स्टोरी हो गई, है ना। वो पानी के लिए कौवा क्या करता है, पानी के अंदर कंकड़ डाल देता है ना, तो पानी ऊपर आ जाता है। ठीक है, ये हेट्रोजेनियस हो गया। ठीक है, इसमें दोनों जो मिक्सचर है वो दोनों दिखाई दे रहे हैं, हम दोनों देख सकते हैं। यानी उनके फेस कैसे एक जैसा है क्या? सिंगल फेस नहीं है, ये डिफरेंट फेस हो गए। तो यहाँ पे फेस का मतलब क्या है? फेस का मतलब शक्ल ही है ना। तो ये फेस मतलब जो दिख रहा है आपको, फेस जो दिख रहा है, करेक्ट। जैसे किसी पानी के अंदर तुम फिनॉल डाल दो तो तुम डिफरेंशिएट कर सकते हैं फिनॉल किधर है, पानी किधर है। इसी तरह किसी पानी में मिट्टी डाल दो तो तुम पानी की मिट्टी को और पानी को दोनों को अलग देख सकते हैं, अरे ये मिट्टी इधर है, ये पानी इधर है, बरोबर ना। तो इस तरह का अगर मिक्सचर तुम बनाते हो तो इसे हेट्रोजेनियस बोलेंगे, जिसमें तुम आसानी से कंपैरिजन कर सकते हो। अगर आप कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हो तो उसको होमोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे। ये याद रखो, मिक्सचर उस चीज को बोलते हैं जिसमें से दो चीज को आसानी से अलग कर सकते हैं। मिक्स है उसके बाद भी घर में अम्मी बहुत खेलते रहते हैं, काली मिर्च, धनिया, लकड़ी, दालचीनी वगैरह सब मिक्स करके डाल देते हैं, पर उस मिक्सचर को अलग किया जा सकता है, टाइम लगता है ना। घर में जो चावल आता है तो कोई कंकड़ आते हैं चावल में, तो अम्मी क्या करते हैं, पहले चुनती हैं। तो क्या कर रही है, एक्चुअली वो मिक्सचर है चावल का, उस मिक्सचर में से जो डिफरेंट मिक्सचर कंकड़ वो सब है उसको अलग कर रहे हैं, समझ गए। अब आते हैं प्योर सब्सटेंस की तरफ। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? प्योर सब्सटेंस जो कुदरती बनाए होते हैं ना, हमारे अर्थ में भी कुछ सब्सटेंस कुदरती मिक्सचर फॉर्म में, करेक्ट ना, हमने नहीं मिक्स किया है, ये पहले से मिक्स है। तो प्योर सब्सटेंस भी एक्चुअली मिक्सचर ही है, पर दोनों में फर्क क्या है कि ये मैन मेड है, ये मिक्सचर हम खुद बनाते हैं, ठीक है। और प्योर सब्सटेंस जो मिक्सचर होते हैं वो कुदरती बनते हैं, गॉड बनाते हैं। इसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस होते हैं, लेकिन इनको सेपरेट करना आसान नहीं होता। तो जारी बात, गॉड ने बनाया तो कैसे होगा? एग्जाम्पल पानी ले लो, पानी के अंदर हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, ये भी एक तरह का मिक्सचर ही है, पर क्या इसको अलग किया जा सकता है क्या? ऑफ कोर्स नहीं।
कि गॉड ने बनाया वाटर, ऐसा है प्रोसेस है, पर एक ही प्रोसेस है जिसके जरिए इसको अलग किया जा सकता है। पर बाकी कोई तरीका है? तो पानी को मैं उबाल दूं तो उबालने पर भी जो पानी की भाप निकलती है मतलब H2 ही निकलता है, करेक्ट? H2 ही H2 और निकलते, O H2 अलग नहीं सेपरेट निकलता। नहीं होते। हाँ हाँ, यस, एक ही साथ दोनों तो यानी निकलते इनको सेपरेट करना आसान नहीं होता है ना। नहीं है। अब इसमें फर्दर डिवाइड किया गया है 3 टाइप में, कंपाउंड, मॉलिक्यूल और एलिमेंट। ये बहुत फेमस वर्ड है, इसको याद है। हाँ कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड की डेफिनेशन और प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन एक ही है, पर कंपाउंड किसको बोलेंगे? जिसके अंदर दो से ज्यादा सब्सटेंस होते हैं। मान लो H2, तो H2 को मैं क्या बोलूंगा? कंपाउंड बोलूंगा। NH3 को क्या बोलूंगा? कंपाउंड बोलूंगा। देखो दो कंपाउंड डिफरेंट आइटम बोलेंगे। आपस में जुड़े हुए हैं और ये नेचुरल स्टेट में जुड़े हुए हैं, हमने नहीं जोड़ा, करेक्ट? हाँ, और इनका इनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग रहता है, ये अनब्रेकेबल होता बॉन्ड स्ट्रांग रहता है, ब्रेकेबल भी है, पर बोलते ना बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं इसे ब्रेक करने के लिए, अलग अलग मेथड। देख एक चीज मैं बताऊं, एक्सेप्शन ऑलवेज रहेगा। तुम ऐसा बोल ही नहीं सकते कुछ नहीं ब्रेक कर सकते। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हर एक चीज का तोड़ आज आ गया है, ठीक है? तो इसलिए ये एक्सेप्शन की बात करोगे तो सब कुछ मुमकिन है, ठीक है? तो यहाँ पे कंपाउंड में ये एग्जाम्पल है। अब आते हैं मॉलिक्यूल। अरे मॉलिक्यूल क्या चीज है? तो इसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस होते हैं। देखो यहाँ पे अब तुमको एक्चुअल मतलब समझ में आएगा। मॉलिक्यूल भी एक्चुअली प्योर सब्सटेंस ही है, पर इसमें फर्क क्या होता है? इसमें सेम टाइप के सब्सटेंस आपस में जुड़े होते हैं। जैसे मान लो है। O2, तो O2 की बात करो तो उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन से ही जुड़ा हुआ है, करेक्ट ना? और O2 बना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, O O O मिलकर क्या बनाएंगे? O3। O3 क्या है? ओजोन है, करेक्ट ना? तो ये कैसे टाइप के कंपाउंड? इसको कंपाउंड नहीं बोलूंगा, ये भी मिक्सचर ही है, पर ये मॉलिक्यूल है। अब देखो वर्ड अब समझ में आ रहा है तो आप कंपाउंड बोलूंगा। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, H2SO4, बताओ ये एक मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड है? हाँ हमजा? हाँ, ये है मॉलिक्यूल है। गलत जवाब हमजा, यही तो गड़बड़ करते हैं सारे बच्चे लोग। ये कंपाउंड है क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप एलिमेंट आपस में अटैच है। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, आयोडीन। लेकिन सर ये दो से ज्यादा है। आयोडीन क्या है? दो से ज्यादा है पर सेम सब्सटेंस है क्या? नहीं नहीं, डिफरेंट डिफरेंट है। हाँ, तो ये भी आयोडीन कंपाउंड क्या है। है? चलो बताओ आयोडीन क्या है? आयोडीन एलिमेंट है। गलत जवाब, मॉलिक्यूल। एलिमेंट पढ़ाया ही नहीं। एक एलिमेंट, एलिमेंट में एक ही एटम होता है। इधर एक दिख रहा है क्या? I2 नहीं देखे तुमने? O2 नहीं देखे हाँ तुमने? O3 नहीं हाँ। देखे तुमने? H2 नहीं देखे क्या? एलिमेंट अकेला होता है। जब दो चीज मिली होती है यानी वो एलिमेंट नहीं है, वो एक्चुअली कुछ और चीज बन गया, वो मॉलिक्यूल बन गया है। तो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी क्या होती है? मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, पर एक ही टाइप के सब्सटेंस आपस में जुड़े होते हैं, अलग सब्सटेंस नहीं जुड़े होते, तभी इनको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। पर हाँ मैंने देखा है केमिस्ट्री लैब में बहुत बार टीचर H2O को एज अ मॉलिक्यूल वर्ड यूज करते हैं, पर वो गलत है। एक्चुअली H2O कंपाउंड होता है, मॉलिक्यूल नहीं। हाँ, समझ मॉलिक्यूल नहीं गए? होता। ये तुम्हारी थॉट के लिए जरूरी है, बाकी लोग यूज करते हैं क्योंकि सभी एक ही टाइप प्योर सब्सटेंस से ही आते हैं, करेक्ट ना? अब एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ कंपाउंड। उसके अंदर या तो जैसे हाइड्रोजन, ये एलिमेंट है, देखो एक ही है। कॉपर, ये एलिमेंट। अगर मैं यहाँ 2 लगा दूंगा तो मॉलिक्यूल बन जाएगा। समझ में आ गया? कितना आसान है हमजा? तो हाँ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखो। व्हाट इज कंपाउंड? तो यू आर सेइंग द कंपाउंड आर 2 और मोर सब्सटेंस व्हिच आर कंबाइंड विद ईच अदर, इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट दैट टाइप ऑफ मिक्सचर। देखो ये अपने ओन वर्ड है ना, तो भी लिख सकते हैं, चलेगा, सही रहेगा। समझा यहाँ तक? कोई डाउट आया यहाँ हाँ पे? सर, नहीं है। तो केमिस्ट्री भी काफी इजी रहता है। हम्म, अब आते हैं हम लोग इसके फर्दर टाइप में, इसी वजह से मैंने इसको दिखाया नहीं था ताकि हम्म। ज्यादा डरावना ना लगे। सर लेकिन इसके अगर समझिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड रहा H2O2, तो ये क्या रहेगा? कंपाउंड रहेगा या मॉलिक्यूल रहेगा? क्या दोनों एलिमेंट एक टाइप के हैं जो कंबाइंड है? अलग नहीं, डिफरेंट डिफरेंट है। कंपाउंड है ये। हाँ, सेम टाइप जैसे इसमें एलिमेंट तो होंगे तो ही उसको इसमें मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बोलेंगे। भी दो मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का भी दोनों मॉलिक्यूल है, हाँ दोनों लेकिन ये मॉलिक्यूल कैसे कॉम्बिनेशन है ना, ऐसे ऐसे जुड़े हुए हैं लोग, ऐसे जुड़े हैं आपस में, OH तो करके इन लोगों को समथिंग। सेपरेट करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर को, डिफरेंट टाइप तो एलिमेंट है ना, मतलब अगर डिफरेंट टाइप है तो कंपाउंड होगा, अगर सेम टाइप एलिमेंट होंगे तो मॉलिक्यूल कहलाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो यहाँ। इस तरह अगर इनको अलग करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनेंगे, है ना? हाँ वैसा कर सकते हैं। एक H2O बनता है और एक ऑक्सीजन, इसके भी हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो भी देखेंगे आराम से,
चलो अभी वापस से हम लोग ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी जो कर रहे थे ना उसी को वापस से रिपीट करते हैं। तो क्या प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे हम लोग ऊपर, ये मिक्सचर के बारे में। तो मिक्सचर पे और डिटेल में जाते हैं, उसके बाद प्योर सब्सटेंस पे आते हैं। तो मिक्सचर में हमने दो टाइप देखा था, होमो और हेट्रोजेनियस। अब होमोजेनियस मिक्सचर को सोल्यूशन भी बोलते हैं। सोल्यूशन ऐसी चीज, होमोजेनियस क्यों बोल रहा हूँ, देखो पानी के अंदर जब तुमने नमक डाला तो ना ही नमक दिखाई दे रहा है ना पानी, पानी के अंदर वो नमक एकदम डिजोल्व हो गया। तो ऐसा टाइप के जो पानी को सोल्यूशन बोलेंगे। सोल्यूशन के अंदर यानी तुमने वो जो पार्टिकल डाला है ना सोडियम क्लोराइड, उस पार्टिकल का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा है, मतलब इतना ज्यादा छोटा। 1 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है पता है क्या, किसी जीरो को -10⁹ तक लेके जाओ, हाँ हाँ तो इसको बोलते हैं नैनोमीटर। यानी इतना ज्यादा छोटा साइज कि तुम देख ही नहीं सकते। एग्जाम्पल, एयर को देख सकते हो क्या, हवा को? तो बोलते हैं हवा का जो पार्टिकल का साइज होता है ना वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। तो हम ऐसे पार्टिकल को देख नहीं सकते, इसी वजह से हमें वो चीज घुली भी दिखाई देती है। समझ में आया? अब आते हैं हेट्रोजेनियस पे। हेट्रोजेनियस मिक्सचर को फर्दर डिवाइड किया है दो टाइप में, कोलाइडल एंड सस्पेंशन में। कोलाइड का मतलब क्या होता है, देखो कभी अगर खिड़की से धूप आती है तो उस धूप में ही तुम्हें डस्ट पार्टिकल दिखाई देते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब वो पार्टिकल पूरी जगह मौजूद है, पर जब उस पर रोशनी पड़ी तभी वो दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे पार्टिकल कोलाइडल पार्टिकल बोलते हैं, क्योंकि वो ना ही ज्यादा बड़े होते हैं ना ही छोटे होते हैं, पर जब इस पे लाइट पड़ती है तब हमें वो दिखाई देते हैं। तो उनका जो साइज होता है 1 से लेके 100 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, जैसे पेंट, जब पेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे अगर पेंट मारते एकदम एकदम क्या बोलते हैं ब्रश स्प्रे से, तो उसके स्प्रे के पार्टिकल्स हल्के हल्के छोटे छोटे दिखाई देते रहते हैं हमें, है ना? तब जब लाइट पड़ती है तब, वरना नहीं दिखाई देते। और लाइट उस पर रिफ्लेक्ट करेगी तब दिखाई देते हैं। तो ये हेट्रोजेनियस होता है। ये डिफरेंशिएट करना मुमकिन है, इसको दिखाई देते हैं इनके दो डिफरेंशिएट, पर काफी मुश्किल से, पर दिख जाते हैं। सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन के पार्टिकल बहुत बड़े होते हैं। इनको डिफरेंशिएशन, मान लो किसी पानी के अंदर तुमने रेगिस्तान की रेत डालती तो वो रेत भी दिखाई देगी, पानी भी दिखाई देगा। समझ में? क्योंकि इन पार्टिकल का साइज 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो इनकी डेफिनेशन क्या होती है, सोल्यूशन साइज के बेस में इनकी डेफिनेशन होती है। कोलाइडल पार्टिकल किसको बोलते हैं, वो पार्टिकल जिनका साइज 1 से लेके 100 नैनोमीटर का होता है। सस्पेंशन किसको बोलते हैं, वो पार्टिकल जिनका साइज 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। क्लियर? ये ग्रेटर का साइन मतलब ज्यादा होता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे अपना हो गया खत्म। अब आते हैं हम लोग प्योर। अब कंपाउंड को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक कंपाउंड ऑर्गेनिक होता है और एक कंपाउंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, इनऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन ना प्रेजेंट हो। ओके, ऑर्गेनिक में ये हाइड्रोकार्बन का एनी हाइड्रोकार्बन, यस। तो यहाँ पे लिया है ना, मिथाइल एल्डिहाइड लिया है, उसके अंदर यहाँ पे भी कार्बन है और एल्डिहाइड में भी कार्बन है। इनऑर्गेनिक कहीं कार्बन दिख रहा है, क्लोरीन है और एल्यूमिनियम है, नो कार्बन। ओके, मॉलिक्यूल के फर्दर डिवाइड नहीं है। एलिमेंट को फर्दर डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटल। ये तो हम लोग को पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना? पूरे पीरियोडिक टेबल भी इसी 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। कभी कभी बहुत सारे कंपाउंड को मॉलिक्यूल भी कहते हैं। और तुमने देखा होगा बहुत सारे कंपाउंड हो गए, तुमने वर्ड सुना होगा H2 मॉलिक्यूल तुम बोल देते हो। तो ऐसा कैसे? तुम्हारी टीचर भी यूज करते हैं ना कभी कभी कि H2 मॉलिक्यूल लेके आओ। तो ऐसा क्यों होता है? कभी कभी हम यूज करते हैं कंपाउंड के लिए वर्ड, है ना? तो ऐसा क्यों होता है? वो निर्भर करता है उसकी, तो इसका रीजन है, वो निर्भर क्या करता है, उसकी प्रॉपर्टी भी निर्भर करता है, उसकी पोलैरिटी भी इस पे हम लोग बोलते हैं। जैसे मैं अगर वाटर की बात करूं तो वाटर के अंदर क्या होता है, 2 पॉजिटिव हाइड्रोजन होते हैं, पोलैरिटी का मतलब बता रहा हूँ, और एक नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन होता है। ये 2 अपोजिट चार्ज है ना, इनको ही पोलैरिटी बोलते हैं, जो कि अपोजिट चार्ज है। अब अपोजिट चार्ज होने की वजह से अगर पोलैरिटी आती है, अगर किसी में इस तरह की पोलैरिटी है, चार्ज प्रेजेंट है, 2 अपोजिट चार्ज, तब उस कंपाउंड को तुम मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो। समझ में? आप कंडीशन अप्लाई हो रही है। इसीलिए जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो केमिकल बेस पर कंपाउंड होते हैं और उनको कभी कभार मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। कंपाउंड के अंदर ज्यादा एलिमेंट मिक्सचर है, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर एलिमेंट कंबाइन होते हैं। अरे डिफरेंट हमें पता है। अगर किसी 2 अपोजिट चार्ज होंगे तो उस, अब देखो मॉलिक्यूल कैसे बोलेंगे वो रीजन भी बताता हूँ। अगर इसको मॉलिक्यूल बोलना है तो कैसे बोलेंगे इसको, एक्चुअली कंपाउंड है तो तुमको ऐसा बोलना पड़ेगा कि ये मॉलिक्यूल है, पर कैसे टाइप का मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल। अगर तुम इस तरह का वर्ड यूज करते हो तभी तुम इसको मॉलिक्यूल बोल सकते हो। अंडरस्टूड? समझा? मोलार पोलर, पोलर, पोलर मॉलिक्यूल। पोलर ये मैग्नेट से बना है, यानी इसके अंदर 2 चार्ज प्रेजेंट है। अगर मान लो चार्ज प्रेजेंट नहीं है,
HC मान लो कोई मीथेन ले लो, तो इसको भी तुम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल, पर कैसे बोलना पड़ेगा? नो चार्ज मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल। समझ में आया? तो यानी तुम मॉलिक्यूल कब बोल सकते हो? जब ये दो वर्ड यूज करो, चार्ज प्रेजेंट है तो पोलर मॉलिक्यूल, और चार्ज नहीं प्रेजेंट है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो फिर ये वर्ड यूज कर सकते हो। लेकिन तुमने देखा होगा मोस्टली टीचर लोग ऐसा वर्ड यूज नहीं करते, डायरेक्ट बोलते हैं H2O मॉलिक्यूल लिखे हो, तो कोई बात नहीं, ठीक है, पर एकदम एक्यूरेट नहीं है ना, सही नहीं है वो। हाँ। पर ठीक है, सर, क्या बोल सकते हैं हम? हाँ, ये कार्बन कार्बन नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 किसमें हाँ, आएगा? ऑर्गेनिक में आएगा या इनऑर्गेनिक में आएगा? कैल्शियम कार्बोनेट है तो ऑर्गेनिक में आएगा। नहीं, कार्बन है ना, कार्बन। कार्बन हाँ। कार्बन कार्बन ऑर्गेनिक में आएगा। जी। ठीक है, कार्बन है ना, इसलिए ऑर्गेनिक में लेना पड़ा उसको। अच्छा फ्यूल हो जाता है, जितने ऑर्गेनिक होते हैं बहुत अच्छे फ्यूल होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं, नॉन ऑर्गेनिक भी अच्छे फ्यूल होते हैं। जैसे अपना ये मुस्लिम कंट्री में जो धमाका हुआ था वो अमोनिया का हुआ था, अमोनियम नाइट्रेट का, है ना, तो नॉट नेसेसरी। अब चलो आते हैं, यहाँ पर कुछ रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट आ रहा है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट क्या होती है? तो यूनिट के बारे में हम लोग जानते हैं, एक स्टेट होता है जिसके जरिए हम किसी चीज को मेजर करने को रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट सिस्टम यूनिट होती है, वो CGS, MKS और FPS होती है। FPS। अरे ये तो रिपीट हो रहा है ना, तो मैं यहाँ पे नहीं, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ कि कंफ्यूजन ना हो जाए। सेम डेफिनेशन चिपका सकते हैं यहाँ पे भी। अब यूनिट में दो टाइप की यूनिट होती है, फंडामेंटल, डिराइव, याद है? ये पार्ट ना तुम फिजिक्स से ही पढ़ लेना, सेम टू सेम चिपका कर। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी इन देयर यूनिट पर। ये पार्ट भी हम लोग ने स्टडी किया, जिसमें अपन गो थ्रू कर लेते फटाफट, है ना। इस टॉपिक के बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फिजिक्स में, इसलिए इसे ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं देखेंगे। मास के जरिए हम क्वांटिटी मेजर करते हैं, जिसको किलोग्राम, वो भी हम लोग देख चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा डिटेल रिवाइज कर लेते हैं। मास क्या है? इसके जरिए हम लोग क्या मेजर करते हैं? मास के जरिए क्वांटिटी ऑफ मैटर। वेट क्या होता है? वेट का मतलब होता है मास और ग्रेविटी एक साथ स्टडी करते हैं ना, तो उसको वेट बोलते हैं। प्रोडक्ट रहते हैं। हाँ, मास क्या होता है? मास एक्चुअली फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ये सिर्फ क्वांटिटी को बताता है बस। यूनिट क्या होती है मास की या वेट की? किलोग्राम। ठीक है, फ्रॉम स्मॉल क्वांटिटी, अगर क्वांटिटी बहुत कम है चीज की तो ग्राम यूनिट यूज करते हैं। अब आते हैं लेंथ। लेंथ क्या होता है? लेंथ या तो ज्यादा हो सकती है या तो छोटी हो सकती है, तो उसकी यूनिट मीटर होती है, अगर स्मॉल है तो सेंटीमीटर होगी। क्लियर? नीचे उसका कन्वर्जन दिया है, तो मेरे को नीचे जाना पड़ेगा। लेंथ पे आ गए ना, देखो काफी स्पीड में जा रहे हैं, है ना, और काफी इजी कॉन्सेप्ट है। और ये तो मेरे हिसाब से यहाँ पढ़ने की भी जरूरत नहीं, फिर भी चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। आप कन्वर्जन मैंने बता रहा है, 1 पिकोमीटर कितने के बराबर था? 1 पिकोमीटर। ये सब क्यों कर रहे हैं पता है क्या? जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है ना, उस बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो पिकोमीटर में नापते हैं। ठीक है, तो 1 पिकोमीटर कितने के बराबर होता है? 10⁻12 मीटर के। ठीक है, और 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। ठीक है, अब आते हैं वॉल्यूम पर। वॉल्यूम क्या है? मेजर अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई। जो जैसे कुएं की बात कर लूं तो कुएं की गहराई क्या, उसका वॉल्यूम है, करेक्ट। यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। इसको लीटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो डिपेंड करता है चीज बड़ी है छोटी है। इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं है, ऑल्सो यूज बट नॉट ऐसा यूनिट, यही यूज करते हैं, ऐसा यूनिट यूज करते हैं। 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के भी बराबर होता है, और 1000 मिलीमीटर के भी, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे ml और सेंटीमीटर क्यूब सेम वर्ड। किसको? DM3 को डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब। हाँ, डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं डेंसिटी में। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। इसका यूनिट क्या होता है? मास का है किलोग्राम और वॉल्यूम का है मीटर। समझ गए यहाँ तक? कोई डाउट आया हमसे यहाँ पे? नहीं सर। ओके, आगे बढ़ते। अब आते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या काम क्या होता है? किसी चीज कितनी हॉट है, कोई चीज कितनी कोल्ड है, वो पता करते हैं टेम्परेचर के जरिए। यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की? केल्विन। केल्विन का यूनिट कन्वर्जन भी है। जैसे मान लो कि तुमको 1 डिग्री दिया हुआ है, अब मैं बोल रहा चलो इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, तो अपने पास फॉर्मूला है उसका, 1 केल्विन बराबर है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 से उसको ऐड कर देने का, जो भी नंबर है ना। तो 1 डिग्री को अगर मैं 273 से ऐड करूंगा तो जो आंसर आएगा वो आएगा 274, वो आंसर केल्विन में आएगा। समझ में आया? तो ये 273.15 एक्चुअली एक्यूरेट वैल्यू लिखी है, सिर्फ 273 भी लिखोगे तो चलेगा। इसी तरह से मान लो तुमको कोई फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है,
कोई वैल्यू, और तुमको उसको कन्वर्ट किस में करना है, डिग्री में, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है 1 9 फ़ारेनहाइट इज 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। प्लस 32। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, तो इसके लिए भी अपने पास एक अलग सा चैप्टर है जिसके अंदर हम लोग इस फॉर्मूले के क्रिएशन की स्टडी करने वाले कि ये फॉर्मूला जनरेट कैसे हुआ, कैसे आया, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग आते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या बोलता है, 5, इसके अंदर हम लोग 5 ऐसे लॉ के बारे में पढ़ेंगे जो एलिमेंट किस तरह, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे कि कोई एलिमेंट किस तरह से कंबाइन होता है, कैसे कंबाइन हो रहा है, इसके कंबाइन होगा, और किस तरह से कुछ एलिमेंट कंबाइन होकर किस तरह से कंपाउंड बनाते हैं, इसकी स्टडी हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में करेंगे। तो नाम से ही पता चला है कंबाइन करना, करेक्ट ना। तो इसमें क्या पढ़ने वाले 5 लॉ जिसमें एलिमेंट को कंबाइन करेंगे और कंपाउंड कैसे बनाते हैं वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ऊपर वाला पार्ट समझ में आ गया हमजा, कोई डाउट आया नहीं। पक्का ना। तो चलो फर्स्ट लॉ पे डायरेक्टली जंप करते हैं। तो मैं ऐसा लिख रहता हूँ, ओके। सर थर्मामीटर में कौन सा मतलब वो यूज करते हैं, टेम्परेचर केल्विन यूज करते हैं फ़ारेनहाइट? हम अपन लोग अगर इंसान का टेम्परेचर तो फ़ारेनहाइट, किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डिग्री, और केल्विन एक्चुअली स्टैंडर्ड यूनिट है, एसआई के बेस पे बनाई गई ना, कि अलग अलग कंट्री अलग अलग यूनिट यूज करती है ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला कि केल्विन यूज करो, सब लोग जबरदस्ती थोप दिया, ठीक है। तो लैब के बेस पे केल्विन होगा, पर हम लोग का फ़ारेनहाइट डिग्री से भी काम चला लेते हैं जो बुखार आता है ना। तो पहला जो लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, जिसको एंटोइन लेवियोजर ने बनाया था, ये साइंटिस्ट का नाम। उसने क्या बोला कि जब 2 एलिमेंट मिलते हैं ना, मान लो 2 एलिमेंट, देखो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, बोलते हैं जब 2 एलिमेंट मिलते हैं ना तो वो मिलकर कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं। तब इनकी जो शुरुआत और बाद में जो मास होता है, जैसे यहाँ पे मास कितना है 44 ग्राम, 12 ग्राम है कार्बन का, तुम्हें एटॉमिक मास नंबर पता है ना कार्बन का, 12 होता है। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना है 16, पर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 16 × 2 32 हो जाएगा, 32 + 12 कितना हो गया 44। तो यहाँ पे क्या बना, जो शुरुआती जो मास होता है और कंबाइन होने के बाद जो मास होता है वो कैसा रहता है, सेम होता है, ठीक है। आई होप डेफिनेशन तुमको समझ में आ रही थी। तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट केमिकल से इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ, पर आज के वक्त में ये लॉ वैलिड नहीं है, क्योंकि रिएक्शन होते वक्त कुछ मास एनर्जी रिलीज हो जाती है। देखो रियलिटी तो पॉसिबल नहीं है कि आप 44 ग्राम यूज करो, पूरा के पूरा 44 ग्राम तुमको प्रोडक्ट मिले, इज इट पॉसिबल? नहीं है। कितनी सारी तो जलने के बाद कितनी एनर्जी तो उड़ जाती है, कितना तो धुएं में उड़ जाता है। जैसे मान लो तुम अगर किसी कागज को जलाते हो तो कागज राख बन जाता है और हल्का हो जाता है, और जब जलता है तो उसमें से जो धुआं निकलता है वो भी तो उस कागज का हिस्सा रहता है। क्या उस धुएं को पकड़ सकते हो क्या? नहीं। यानी बदले वाला जो प्रोडक्ट है, पहले अगर कागज का वजन 1 ग्राम था तो बाद में उस कागज का वजन 0.5 ग्राम होगा, यानी जो बाकी 0.5 वो धुआं और एनर्जी में उड़ गया, करेक्ट ना। तो रियलिटी में तुम्हें कोई भी प्रोडक्ट जितना रिएक्टर उतना ही प्रोडक्ट नहीं मिल सकता, पर थियरी के बेस में हम लोग इसी को मान के चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा केमिस्ट्री में हर एक कॉन्सेप्ट के एक्सेप्शन मिलेंगे ही मिलेंगे हमजा तुमको, और तुम्हारे को यहाँ पे एक अच्छी एग्जांपल समझ में आ गई है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स, अच्छा ये सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, फिक्स, प्रपोर्शन और डेफिनेट कंपोजिशन, यानी फिक्स बनावट, या इसको कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं, 3 नाम है। इसको जोसेफ प्राउस ने बनाया था 1799 में, ये इसने बनाया था इस लॉ को। अब इस लॉ में क्या बोलते हैं, कोई भी केमिकल कंपाउंड कैसे भी बनाओ, उसके अंदर जो भी एलिमेंट हो उसका जो मास होता है फिक्स होता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर एक रिएक्शन है, जैसे पानी के जो समुद्र के अंदर जो वाटर होता है और जो रेन वाटर होता है और जो टैप वाटर जो घर में आता है, अब मैं चेक करता हूँ क्या इन सबका मास एक जैसा है क्या। मान लो हम लोग ने 3 सैंपल लिए, ठीक है, एक है ना, मैंने ये 3 सैंपल तुमको दिखा दे। इन सभी में जो पानी का रेशियो में चेक करता हूँ तो मास क्या रहेगा, हाइड्रोजन का मास क्या रहता है, H2 होता है ना, तो यानी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हुए तो मास भी 2 हो गया, क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है। उसके बाद 16 ऑक्सीजन का है, रेन वाटर में भी सेम मास है और टैप वाटर में भी मास सेम है। अब क्या करते हैं, इसका रेशियो निकालते हैं, सभी को डिवाइड बाय 2 कर दो,
डिवाइड बाय 2 हाँ, करूंगा हाँ। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8। इससे क्या समझ में आ रहा है, चाहे समुद्र का पानी हो या बारिश का पानी हो या घर का पानी हो, सभी में जो कंपाउंड का या बनावट होती है पानी की, मॉलिक्यूल की, वो एक जैसी होती है। तो हो गया ना सिंपलेस्ट रेशो, और हम लोग ने हाँ, इसका हाँ। सिंपलेस्ट रेशो भी निकाल लिया। और सभी कैसे फिक्स रेशो आ रहा है कि नहीं आ रहा है हमजा? तो ये हाँ, लॉ फिर यही आ तो रहा बोल रहा है, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट इररिस्पेक्टिव ऑफ सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ रिसोर्सेज। चाहे सोर्सेज कुछ भी हो, समुंदर का हो या रेन हो, सोर्सेज कुछ भी हो, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट का प्रोपोर्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, फिक्स रेशो होता है। इजी था है। कॉन्सेप्ट हमजा? कोई हाँ सर, डाउट इजी आया? था ये बोल। ओके, अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड लॉ पे, लॉ ऑफ मल्टीपल मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोल रहा है हमजा? व्हेन टू एलिमेंट ए एंड बी, चलो ये बता, ये जो मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने बनाया था? साइंटिस्ट जॉन डेल्टन ने 1808 में बनाया था। मल्टीपल का मतलब होता है दो या दो दो, से हाँ। ज्यादा, ठीक है। जा डेल्टन ने क्या कहा, जब दो एलिमेंट को तुम कंबाइन होकर एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे, बोले कि जब दो एलिमेंट को मिलाते हो ना, तो हो सकता है वो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए, जिसमें से एक जो होगा एलिमेंट होगा उसका मास डिफरेंट होगा, और दूसरा एलिमेंट जो होगा जो उसके साथ कंबाइन हो उसका मास भी कुछ ना कुछ होगा, करेक्ट। तो जो इनका रेशियो आएगा वो सिंपल स्मॉल रेशियो आएगा हमेशा। चलो देखते हैं, जैसे यहाँ पे दो एलिमेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन, वो कंबाइन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे। इधर पे कार्बन 12 ग्राम है और इधर पे 16 ग्राम है, तो बनने वाला जो हाँ। कंपाउंड है वो 28 ग्राम है। जरा देखो दोनों सेम रेशो आ रहे हैं, ऑफकोर्स सेम आ रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर भी कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। इधर पे सर लेकिन अब आप एक मिस्टेक करे, क्या मिस्टेक किया? मोनोऑक्साइड पे आपने दो लगा दिए। मोनोऑक्साइड की जगह क्या लगा दिया? मोनोऑक्साइड में भी आप है ना, ये रिएक्टेंट साइड पे O का 2 लिखे नीचे। हाँ तो सही है, वो O2 ही रहता है ना, ये डायटोमिक फॉर्म में होता है ऑक्सीजन हमेशा। पर उससे पहले हाफ लिखा वो नहीं देखे तुमने, ये हाफ से ये 2 कट जाएगा और एक ऑक्सीजन हो जाएगा। समझ में आया? ये हाफ ऐसा क्यों हाफ लगता है, ये 2 कट जाता है और एक ऑक्सीजन बचता है। हाफ ठीक नहीं है। लिखा जाता। अच्छा, यहाँ पे दो रिएक्शन है, एक रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है और एक रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो ये डिपेंड करता है आप कितना ऑक्सीजन पुट करते हो कार्बन के साथ। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों रिएक्शन को डिवाइड कर देते हैं। हम लोग को यही तो देखना है। यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन टू एलिमेंट ए एंड बी कंबाइंड फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड एंड ऑलवेज गिव स्मॉल वोर रेशियो। मतलब इसका ना एकदम छोटा नंबर आना चाहिए। रेशियो का मतलब वही होता है ना, स्मॉल रेशियो मतलब क्या है, यही तो है जॉन डेल्टन का लॉ। देखते क्या होता है, इरेज कर देता हूँ। चलो हम लोग एग्जाम्पल पे आ गए, हम लोग को मतलब भी समझ में आ गया है ना। तो अब आते हैं स्मॉल रेशियो। मतलब मैं क्या करूंगा इस रिएक्शन में, जो मेरे को प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे 16, जैसे इंडिविजुअल आइटम भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन ले सकते हैं, तो पहले में ऑक्सीजन 16 है, दूसरे में ऑक्सीजन 32। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1/2, बरोबर ना। इसी तरह अगर डिफरेंट 12 और 12 को करूँ तो 1 आएगा, 28 44 करूँ तो वापस से 1/2 आएगा। तो यहाँ पर जो रेशियो आ रहा है हमारे पास वो कैसा आ रहा है, सिंपलेस्ट रेशियो आ रहा है, करेक्ट ना। नहीं, दोनों में फर्क क्या है, इसमें मैंने रिएक्शन किया H2 का तो H2 आया, इसके साथ किया। देखो एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, तो इसमें H2O2 बन रहा है। तो दोनों में क्या है, 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन है, वो 16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं। नीचे वाले में 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन 32 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको डिवाइड करते हो, इसका तो कोई मतलब नहीं, ये तो दोनों सेम है। इधर से कुछ फर्क आ रहा है, इनका क्या रेशियो आएगा, 1/2। तो हो गया ना सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब क्या है, तुमने नंबर को छोटा कर दिया है। तो ये केमिस्ट्री में साइंटिस्ट कुछ बड़ा काम नहीं बोल रहे, एकदम छोटी चीज बोल रहे हैं कि जब आप उनको डिवाइड करोगे तो जो रेशियो मिलेगा एकदम छोटा नंबर मिलेगा, बस। और क्या, समझ में आया? हाँ, अब देखो जो सेम नंबर है उसको कोई काउंट करके मतलब है क्या, जैसे कार्बन कार्बन का रेशियो क्या आएगा, 12 12 का 1, तो उसको काउंट नहीं करेंगे जिसमें आपको डिफरेंट मिले और सिंपलेस्ट रेशियो मिले। सेम रेशियो अगर लिखना है तो लिख सकता है, ऐसा कुछ इशू नहीं है हमजा, लिख कर दिखा दे कोई बात नहीं, सर कुछ बोलेगा नहीं। पर वो भी बोलेगा अरे सेम रेशियो क्यों दिखा रहे हो, डिफरेंट जहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो आ रहा है वो बताओ। अब आते हैं नेक्स्ट लॉ में, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है उसको रिच्टर ने 1794 में बताया था। अब ये उसके आगे देखो क्या वर्ड लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा लिखा हुआ है।
तो एक्स्ट्रा की वजह से एक्चुअली मैं ये नहीं बताऊंगा क्योंकि ये तुम्हारी टेक्स्ट बुक में नहीं है, ठीक है। तो हमजा आगे बढ़ जाए। अब जो लॉ आ रहा है वो गेल औसक लॉ है जो तुम्हारी बुक में। गेल औसक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम बोलते हैं। ये गेल औसक साइंटिस्ट का ही नाम है, उसने अपने नाम पे ये लॉ रखा। उसको इसने ये लॉ 1808 में बनाया था। अब इसमें और बाकी लॉ में क्या फर्क है? देखो बाकी लॉ ने गैस की बात ही नहीं किए थे, तो गेल औसक ने बोला अरे गैस के तौर पे भी तो कोई रिएक्शन बताओ, करेक्ट ना। इस रेशियो का मेथड भी सेम था जैसे बाकी लोग कर रहे थे ना, सिंपलेस्ट रेशियो सब निकाल रहे थे। तो इसमें इसने एक चांस मारा, इसने क्या बोला मैं गैस के बेस पे सिंपलेस्ट रेशियो बताता हूँ। तो कुछ नया कॉन्सेप्ट बताया गैस ने? नहीं, जो पहले से चल रहा था वही है। तो मैं बोल सकता अभी जो हम लोग ने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़े थे याद, इस ये एक्चुअली गेल औसक ने उसी कॉन्सेप्ट को वापस से रिपीट किया, बस इस कॉन्सेप्ट को गैस के बेस पे रिपीट किया, बस समझ में आया। तो ट्रिक खेला इसने और कुछ नहीं। जैसे बोला जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो वाटर मिलेगा, करेक्ट। वाटर फॉर्म मान लो स्टीम फॉर्म में मेरे को वाटर मिल रहा है यानी गैस फॉर्म में, तो इसमें रेशियो की बात करूंगा तो 2:1 ही आएगा इनका रेशियो, करेक्ट ना। और यहाँ पर भी कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। यहाँ पर जो रेशियो रहेगा 1:3:2 होगा। ये पूरा रेशियो बता रहा है, करेक्ट, सिंपलेस्ट रेशियो। अब तुम्हें पता है रेशियो कैसे निकालते हैं। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो रेशियो क्या मिलेगा मुझे? 1:1 आएगा। वाटर और अमोनिया बाय प्रोडक्ट रेशियो निकाला गया यहाँ का। इसी तरह मैं हर एक चीज का भी रेशियो निकाल के बता दूं। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो ये रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट हो गया, इसलिए मैं इतना गो थ्रू नहीं किया। गेल औसक ने सिर्फ चालाकी की, उसने सिर्फ गैस की प्रॉपर्टी बच के चक्कर में उसने उसी कॉन्सेप्ट को रिपीट कर दिया जो ऑलरेडी ऊपर बताया जा चुका था। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जो है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो क्या बोलता है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब बोलने का मतलब क्या है एवोगैड्रो का, कि किसी एटम का वॉल्यूम उसके नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम की क्वांटिटी को बताता है। समझ में आया? पर ये जो लॉ निकला था एवोगैड्रो लॉ, ये भी गैस के नहीं निकला था कि किसी वॉल्यूम के अंदर जो गैस प्रेजेंट है वो उस गैस की क्वांटिटी को बताता है। जैसे एक बॉक्स के अंदर गैस प्रेजेंट, तो उस बॉक्स के अंदर कितनी गैस है वो नंबर ऑफ क्वांटिटी से पता चलेगा। तो वॉल्यूम जितना ज्यादा बड़ा होगा, फॉर एग्जांपल एक बलून कितना फूला रहेगा उसका वॉल्यूम है, उसका जितना फैला उतना ज्यादा वॉल्यूम, पर वो जितना फैलेगा उसके अंदर उतनी नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ गैस होगी। यानी एक दूसरे से लिंक कर रहा है कि ज्यादा वॉल्यूम मतलब ज्यादा गैस, नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ गैस। समझ में आया? एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, अब एग्जांपल देख लेते हैं। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है? HCl। तो हाइड्रोजन यहाँ पे मान लेते हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में इतना ही होता है, तो 1 मोल ऑफ वॉल्यूम में हाइड्रोजन जब 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो 2, देखो वॉल्यूम में जो भी नंबर डालेगा वो कोएफिशिएंट का नंबर डालेगा। 2 वॉल्यूम में HCl बना, ये बरोबर है। रिएक्ट हैंड साइड एक एक मिलकर 2 होता है, ये भी तो 2 ही हुआ ना, करेक्ट ना। तो 2 मिलकर 2 प्रोडक्ट बनाया। तो स्टेप 1 में अब चलो ऑर्डर में करते हैं। यहाँ से एवोगैड्रो लॉ को अप्लाई करते हैं इस कॉन्सेप्ट। सपोज करेंगे कि एक वॉल्यूम कंटेन n मॉलिक्यूल। मान लो कि एक वॉल्यूम में कितना है? एक वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल है। तो अब मैं क्या करूंगा, जहां चाहे n 1 रहेगा वहां पे मैं क्या लिखूंगा? n। और जहां पे 2 रहेगा वहां पे लिख दूंगा 2n। करेक्ट ना? समझा यहाँ तक? कोई डाउट है हमजा? नहीं सर, अब तक कोई नहीं है। तुमको नहीं लग रहा बहुत सिली कॉन्सेप्ट लोग कर रहे हैं, बस बढ़ा चढ़ा रहे चीजों को, है ना? जरूरत नहीं थी इतना घुमाने की। अब आते स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या करना है तुमको? अभी तुमने जो सपोज कर लिए है ना, जहाँ पे n था वहां पे ये लिख दी। अब क्या करो, इस इक्वेशन को डिवाइड बाय 2n करो। ये रूल है, करना पड़ेगा। तो इस पे अगर तुम करते n/2n हो जाएगा, ये भी n/2n होगा, ये 2n/2, तो ये पूरा कट के क्या हो जाएगा? 1। ये n कटेगा तो हाफ हो जाएगा, यहाँ पर भी n कटेगा, हाफ हो जाएगा। तो क्या समझ में आ रहा है? जब हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन के, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl आ रहा है। समझ में? वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन का तरीका। नहीं, हाफ मॉलिक्यूल किसको बता रहा है? एक एटम को। और 1 मॉलिक्यूल किसको बता रहा है? 2 एटम को। समझ में आ गया? तो फिजूल में घुमा रहा है कॉन्सेप्ट को, और कुछ नहीं कर रहा है, जरूरत भी नहीं है। करेक्ट ना? तो अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा एवोगैड्रो के फॉर्म में कि हाइड्रोजन का हाफ मॉलिक्यूल, बट हाइड्रोजन कितने एटम है? एक एटम ऑफ डाइहाइड्रोजन, एक एटम ऑफ डाइक्लोरीन, मतलब हाफ मॉलिक्यूल यानी एक एटम।
वो क्या बना रहे, 2HCl, मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, इसका मतलब क्या है, 2 एटम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ HCl बना रहे, यानी 2 एटम है इसके अंदर, 2 यहाँ पे भी लिखा हुआ, करेक्ट। तो कोएफिशिएंट के नंबर के बेस पे ये पता चलता है। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, डाल्टन एटॉमिक थियरी की तरफ। डाल्टन एटॉमिक थियरी क्या बोलता है? तो डाल्टन एटॉमिक थियरी तुमने 1808 में पहले से पढ़ चुके हैं हमजा। एक इंग्लिश स्कूल टीचर था ये डाल्टन, उसने अपनी एटॉमिक थियरी पेश की थी। इसके मुताबिक वो पार्टिकल जो कट नहीं सकते उसे एटम बोलते हैं। अरे ये तो आपने 8, 9, 10 क्लास में ही पढ़ चुके हैं, है ना? याद है ना हमजा? क्या क्या लिखा है देखो ना, मैटर consists of tiny indivisible particle called atom. Atom are smallest particle, molecule are smallest particle of compound. All atom have same element, same size, shape, mass. Atom of different element have different property. और ये तो वही घिसा पिटा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि इनका रेशियो फिक्स होता है, ये केमिकल रिएक्शन करता है, एटम नेदर क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है इसके अंदर। केमिकल रिएक्शन करेंगे तो या तो कंबाइंड होते हैं, या तो सेपरेट होते हैं, या तो रीअरेंज हो जाते हैं एटम। कोई रिएक्शन में यही होता है ना, या तो कंबाइंड एटम कंबाइंड होंगे, या तो वो टुकड़े में डिफरेंट हो जाएंगे, या तो सिर्फ रीअरेंज हो जाएंगे, अपनी जगह चेंज कर देंगे, बरोबर। तो ये तो पहले से हम लोग जानते हैं, ये तो 10वीं से पढ़ते हुए आ रही है डाल्टन की एटॉमिक थियरी, इसमें नया क्या, करेक्ट। अब आते हैं हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ, जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एटॉमिक मास पर। एटॉमिक मास को AMU से भी रिप्रेजेंट करेंगे, याद रखो। AMU से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, U से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या DA से भी, क्योंकि डाल्टन ने एटॉमिक मास के बारे में बताया, तो ये तीनों सिंबल ले सकते हो। अब किसी भी मास को, किसी भी एटम का मास कैसे निकालते हैं? तो अब साइंटिस्ट ने एक तरीका निकाला, बोले कि जैसे तराजू के अंदर जब हम तराजू का इस्तेमाल करते हैं, तो किसी का भी वजन नापने के लिए हम क्या करते हैं, एक जगह एक हम लोग वेट पुट करते हैं, और जब उस वेट के बराबर हम यहाँ पर उस चीज को डाल दें, जैसे मान लो चावल डाल दें, तो मैं बोलूंगा कि ये बराबर हो गया, चावल का वजन उतना ही है जितना यहाँ पे वेट रखा हुआ है, करेक्ट ना? तो उसी तरह साइंटिस्ट लोग ने क्या बोला कि हम सभी एटम को कार्बन के जरिए वेट करेंगे। अगर कार्बन के एटम के जितने सभी का वजन आ जाए, तो हम मान लेंगे कि उनका वजन 12 एटम के बराबर। समझा कैसे ट्रिक खेला उन लोगों ने? उन्होंने एक एटम का वजन फिक्स कर लिया, चलो मान लेते हैं कार्बन का जो एटॉमिक नंबर 12 है, ठीक है। अब बाकी एटम का भी 12 होगा, तो हम कैसे पता करेंगे वो देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये कार्बन 12 को, ये 12 है ना, इसको लेफ्ट साइड ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट। मुझे एक एटम का चाहिए ना, तो एक एटम किसके बराबर होता है, मास ऑफ कार्बन 12 एटम अपन 12। अब इस फॉर्मूले के जरिए में एक एटम का भी मास पता कर सकते हैं। ये तुमने 10वीं में पढ़ा होगा मॉल कॉन्सेप्ट में, तो काफी कंफ्यूजन कर देता है ये, है ना, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, मास एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मास एग्जैक्टली 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12। एकदम सिली है। तो एटम का जो मास होता है कार्बन का, वो कितना है, 12 ग्राम पर मोल। ये हमें एक चीज फिक्स है, और इसके जरिए बाकी एटम का भी हम लोग पता कर लेंगे। ये एक एटम का मास है जो मोल के बेस पे, लेकिन मोल में एक एटम की वैल्यू उसके बोलते हैं ना, एक एटम की वैल्यू उसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों वैल्यूज को कंपेयर करके निकाली जाती है। जब ये मोल को हम लोग अलग से देख लेंगे, मैं और डिटेल में जा रहा हूँ नीचे इस कॉन्सेप्ट में। तो नीचे तुम लोग को मोल कॉन्सेप्ट तुमको दिखाई दे रहा। अगर मोल की बात करेंगे तो एवोगैड्रोस आएगा ही आएगा। अगर एक एटम की बात करेंगे तो एवोगैड्रोस के हिसाब से एक एटम की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इंटू 12। तो मैंने इसी के अंदर एक एटम की वैल्यू को बता दिया कितनी होती है। अब इस एटम की वैल्यू को मैं राइट साइड लेके जाऊंगा तो मुझे 1 एटॉमिक मास ऑफ कार्बन मिल जाएगा, जो किसके बराबर होता है 12/6.022 इंटू 10⁻23। ये 6.022 इंटू 10⁻23 क्या है, यही तो है एवोगैड्रोस लॉ। इसके बारे में तुम पहले भी पढ़ चुके हो क्या हमजा, स्कूल में? एवोगैड्रोस लॉ ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा तो पढ़े होंगे मोल्स कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा। हाँ सर, ये 6.022 ये वैल्यू याद है मुझे। हाँ, तो चलो जरा सॉल्व करते हैं इसको। 1 एटॉमिक मास यूनिट, एमयू का मतलब क्या, एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 12/6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 12, है ना। अब ये 12 कहाँ से आया, तो हमारे फॉर्मूले में था 1/12 मास ऑफ द कार्बन, तो मैंने वापस से मास ऑफ द कार्बन लिख दिया, करेक्ट। तो अब क्या होगा, ये 12 और ये 12 कट गया, क्या बचा 6.022 इंटू 10⁻4। इसको सॉल्व करेंगे तो एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो ये एक मास की वैल्यू मिल गई अपने, क्लियर।
तो अब उसके बेस पे नीचे एक फॉर्मूला क्रिएट करके दिया गया है, वो फॉर्मूला है एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू मास ऑफ एटम इन ग्राम अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। इस फॉर्मूले के जरिए हम किसी भी चीज का एटॉमिक मास पता कर सकते हैं। निकाल ठीक है, सकते तो ये फॉर्मूला याद कर लेना। हाँ, क्या हुआ हमजा? हैं। ओके, तो अगर मेरे को इसके एग्जांपल, मान लो मेरे को बोल रहा है कि हाइड्रोजन का मुझे एटॉमिक मास बताओ क्या रहेगा, तो मैं इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा। क्या करूंगा इस फॉर्मूले में? हाइड्रोजन का मास ऑफ एटम इन ग्राम। तो मान लेते हैं हाइड्रोजन का गिवन मास दिया है, मान लो क्वेश्चन बोल रहा है कि उसका गिवन मास कितना है 1.6, तो गिवन मास को हम लोग यहाँ लिख देंगे और नीचे तो हाँ। पहला ही दिया है। तो और मुझे बोल रहा है इसका मास बताओ, एटॉमिक मास क्या होगा, करेक्ट? एक मास कितना होगा, डिवाइड करो, डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा वो रहेगा उसका एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू आएगी। समझ में आया हमजा? हाँ ये सर। फॉर्मूला याद कर लो और कुछ नहीं, सारा कॉम्प्लिकेशन नहीं, इजी कॉन्सेप्ट है। अब एक और वर्ड आ रहा है ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम, तो सेम है, एटॉमिक मास की जगह पे तुमको ग्राम वर्ड यूज करना है बस, और कुछ नहीं। एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम, सारी बात है, मास को हम लोग किलोग्राम ग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, पर ग्राम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एटम आ रहा है ना, एटम की जो वैल्यू होती है बहुत छोटी होती है, इसलिए हम लोग उसको ग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? 16 AMU होती है एटॉमिक मास यूनिट। अब ग्राम में क्या होगा? ग्राम में उसी चीज को इस तरह से लिख देंगे 16 ग्राम, डिफरेंस नहीं है, बस यूनिट चेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक। एवरेज एटॉमिक मास, देखो नाम से ही पता है एवरेज का मतलब क्या, सबको ऐड करो, डिवाइड बाय टोटल नंबर करो, ये हम पहले से ही, बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पे नेचर में होते हैं, तुम्हें पता ही होगा। नेचर में एक ही एलिमेंट डिफरेंट आइसोटोप में भी होते हैं, डिफरेंट आइसोटोप का मतलब सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, मतलब हाइड्रोजन ही है पर डिफरेंट डिफरेंट मास में वो अपने अर्थ में पाया जाता है। तो ऐसे एलिमेंट को कैसे कैलकुलेट करें? तो ऐसे वक्त में हम लोग एवरेज एटॉमिक मास मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मेथड कब इस्तेमाल करते हैं हमजा? जब हमारे पास जो एटम है वो आइसोटोप फॉर्म में, मिक्सचर है, एक ही टाइप एलिमेंट है पर डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोटोप, तब ये मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक। तो एग्जांपल कार्बन को ले लो, तो कार्बन का 35 होता है, सॉरी क्लोरीन है, क्लोरीन दो टाइप में आइसोटोप में, 35 एंड 37 37। हाँ। अर्थ में ये पाया जा रहा है, उसका जो रेशो वो भी बता दिया गया है हमें 3:1। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा? तो देखो लिखा है सबमिशन का मास सम ऑफ ऑल एटॉमिक मास विद नेचुरल अबंडेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम। तो अभी क्या करते हैं, 35 क्या है इसका मास है वो लिखा, और उसका नेचुरल अबंडेंस कितना है इस 35 का? 3, मतलब इसका ज्यादा है अर्थ पे, इसलिए हम लोग हमेशा यही मास को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट 37 का कितना रेशो है? 37 इंटू 1, समझ गया लिखा कैसा मैंने, तरीका कैसा होता है लिखने का, अपॉन 4 क्योंकि टोटल हमने कितनी चीज को यूज किया, तो यहाँ पे 4 क्यों लिखा है वो आगे मैं यहाँ पर बताता हूँ। 35 इंटू 3 का मतलब क्या है कि 35 3 बार है, और 37 इंटू 1 का मतलब 37 एक बार है। अब समझा वो 4 क्यों लिखा है? 1 2 3 4, अब डिवाइड करो तो आंसर आएगा 35.5 यूनिट। समझ गए समझा? ये तरीका है पता करने का एवरेज एटॉमिक मास, क्या क्या चाहिए रहता है उसका एटॉमिक मास, और दूसरा उसका रेशो कितने अबंडेंस से, मतलब अर्थ में कितना पाया जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, इससे ज्यादा बेटर होगा। इफ सर लेकिन इसका अगर है ना आइसोटोप्स दिया रहेगा तो उसका मतलब हाँ, रेशियो भी तो तभी एवरेज वाला मेथड यूज करेंगे। अभी यहाँ पे देखो कुछ लिखा है, इफ द परसेंटेज इज गिवन, क्लोरीन देखो वापस से, लेकिन परसेंटेज अब अलग है, 75 25, तो सेम फॉर्मूला है ना, सबमिशन ऑफ एटॉमिक मास परसेंट ऑफ अबंडेंस अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज बोल रहा है, इफ परसेंटेज दिया तो परसेंटेज है तो 100 लिख देंगे और कुछ नहीं। अब बोल रहा है 75% है, तो कौन है 75%? 35 इंटू 75 और 25 इंटू 37 इंटू 25, इसका मतलब तुम्हें पता है 75 टाइम लिखना है, पर परसेंटेज है करेक्ट, ऊपर रेशियो फॉर्म में दिया रहा। देखो दोनों में फर्क है, परसेंटेज रहेगा तो 100 लिख देंगे आंख बंद करके, और रेशियो रहेगा तो अपने को पता है कैसे लिखते हैं, टोटल नंबर क्वांटिटी लिखते हैं। समझ में आया समझा? तो थोड़ा सा गेम है यहाँ पे, डिवाइड करने में हमें आंसर आएगा 35.5 यूनिट। तो याद रहेगा ये रूल तुमको, परसेंटेज रहेंगे तो फॉर्मूले में स्लाइटली बदलाव आता है। अब आते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास को मोलर मास भी बोलते हैं। अब मोलर मास कैसे निकालेंगे किसी भी एटम का? बहुत आसान है, उसके लिए भी फॉर्मूला है, मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस अपॉन 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12।
ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे जब किसी का भी मोलर मास पता करना है। मोलर मास को एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। लाइक एटॉमिक मास, मोलर मास को भी एक्सप्रेस किससे करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। मास यूनिट हाँ, एम है। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को किससे एक्सप्रेस करेंगे? ग्राम से। ग्राम से। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास होता है वो है 44 ग्राम। ये तुम कैलकुलेट कर सकते हो। चलो कैलकुलेट करते हैं। कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास? देखो नीचे एक मेथड दिया हुआ है। अभी देखो इसमें क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, करेक्ट। कार्बन कितना है? 1 एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ऑक्सीजन कितना है? 2। तो पहले 2 लिख दो, उसके बाद लिखो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ये मेथड तुम क्लास 10 में भी पढ़ चुके हो, करेक्ट। हाँ सर। अभी कार्बन का एटॉमिक मास क्या है? 1 है, 12। 12 है। हाँ 2 हाँ। पहले लिख दो। ऑक्सीजन का कितना? 16। तो 12 और 2 इंटू 16 32। 12 प्लस 32 44। समझ में आया? तो ये तरीका है मोलार मास निकालने का। अब वो जो मोलार मास निकालेंगे वो हम लोग फॉर्मूले में पुट करके हम लोग चाहे तो आगे भी सॉल्व कर सकते। ये तो मोलार मास का सिंपल तरीका था, काफी याद रहेगा। मोलार मास कैसे निकालते हैं समझा? फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास क्या है? हाँ हमजा, क्या हुआ? कुछ बोल रहे हो हमजा? सर मुझे बस एक बात अब वो देखते हैं। तो फॉर्मूला मास क्या है? जैसे मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर मास का मॉलिक्यूल के बेस पर मॉलिक्यूलर मास कैसे होता है, वैसे ही किसी फॉर्मूला यूनिट का जो मास होता है वो फॉर्मूला मास होता है। तो कोई आयनिक सब्सटेंस है, वो डू नॉट एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल। देखो कोई आयनिक सब्सटेंस मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं होता, बट अगर एज अ क्रिस्टल लेटाइज, जितने भी आयनिक सब्सटेंस होते हैं ना वो क्रिस्टल के जैसे होते हैं। जैसे नमक को देख लो, नमक टुकड़े में होते हैं और वो टुकड़े पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो चमकते हैं, इसलिए इसको क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक है। और क्रिस्टल लेटाइज क्या बोल रहा हूँ, उसका एक शेप होता है, क्यूब शेप होता है ना। नमक का देख लो, ऐसा शेप होता है कि नहीं? लेटाइज का मतलब उसके साइड्स होते हैं कि नहीं? नमक के रहते हैं, इसको क्रिस्टल लेटाइज बोलते हैं। ओके। तो फॉर्मूला मास क्या हो गया? यानी आयन एलिमेंट जिसमें होते हैं उसके लिए ये कॉन्सेप्ट बनाया गया। तो ये फॉर्मूला मास किसके लिए बनाया गया? आयन एलिमेंट के लिए। बाकी सारे मेथड सेम है, सिर्फ आयन आएगा तो नाम बदल जाएगा, ठीक है। तो अभी तक जो भी मेथड पढ़े ना वो सब ऑलरेडी हो चुका है। इसने चालाकी किया साइंटिस्ट ने। इसने बोला कि अगर तुम आयन की स्टडी कर रहे हो, आयन का मास निकाल रहे हो, तो तुम्हें वर्ड क्या यूज करना पड़ेगा? फॉर्मूला मास। अगर आयन छोड़ के अलग चीज की स्टडी करो तो क्या वर्ड यूज करोगे तुम? मॉलिक्यूलर मास। तो मोलर मास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मोलर मास में मॉलिक्यूल को देखते हैं, फॉर्मूला मास में आयन्स वाले देखते हैं। जब मान लो मैं बोलता चलो सोडियम क्लोराइड का, सॉरी मोलर मास नहीं बोलना चाहिए, फॉर्मूला मास बोलेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे रूल बताया ना कि आयन्स आते हैं ना, तो आयन्स के लिए तुम क्या वर्ड यूज करोगे? यानी मैटर तो सेम ही है। 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो 1 एटॉमिक मास क्या है सोडियम का? 23। क्लोरीन का 35.5। सिंपल है ना, चीज वही थी, सिर्फ एक नया वर्ड डाल दिया। तो केमिस्ट्री में यही होता है, जबरदस्ती कुछ वर्ड ऐड किए, बाकी चीज तो वही। अब आता है एटॉमिसिटी। देखो नाम से ही पता चला, एटॉमिसिटी मतलब एटम, किसी एलिमेंट के अंदर कितने एटम है उसको एटॉमिसिटी बोलते हैं। यानी तुमको कोई एटम की नंबर क्वांटिटी बतानी है ना, उस मेथड को एटॉमिसिटी बोलते हैं। जैसे मान लो तुमको ऑक्सीजन दिया, तो बताओ ऑक्सीजन कितने एटम है? एटॉमिसिटी क्या है ऑक्सीजन? 2। सिंपल। तो एटॉमिसिटी 2 है। मान लो ऑक्सीजन, ओजोन की क्या एटॉमिसिटी है? 3। हाइड्रोजन की क्या है एटॉमिसिटी? तो एटॉमिसिटी क्या बता रहा है? टोटल नंबर ऑफ एटम बता रहा है और कुछ नहीं। सिली कॉन्सेप्ट है कि नहीं? समझा? बस टफ टफ वर्ड आ जाए जिससे अपन डिफरेंस हो जाएंगे अनपढ़ और एजुकेशन वाले, है ना। अब मोल कॉन्सेप्ट को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट क्या है? तो ये एक यूनिट है जिससे केमिस्ट्री के किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। बहुत अच्छा है कि नहीं? यूनिट है किस तरीके हम कोई भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को, केमिस्ट्री में कोई भी चीज है उसको क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। ऐसे इसे एग्जांपल से समझते हैं। हमको लेंथ अगर मेजर करनी है तो हम लोग कौन सी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं? मीटर। हमें वजन नापना है तो हम कौन सी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं? किलोग्राम। बराबर। एरिया नापना है तो मीटर स्क्वायर वगैरह। अब अगर हमें मोल को वेट, क्वांटिटी और वॉल्यूम के टर्म से समझे तो बिल्कुल मोल भी एक क्वांटिटी वाला ही टर्म है। जैसे वजन के लिए किलोग्राम है, तो इसी तरह केमिस्ट्री की मेजरमेंट के लिए एक नया वर्ड क्या बनाया गया? मोल। अब तुमको समझ में आ रहा होगा ना।
अगर क्वांटिटी बेस पे बात करें तो क्वांटिटी भी इससे नापी जा सकती है। इन टर्म्स ऑफ वेट बात करें तो इसके जरिए वेट भी नापा जा सकता है। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बात करें तो इसके जरिए वॉल्यूम भी नापा जा सकता है, पर हर एक के लिए थोड़ा सा मोल में बदलाव आ जाता है, हल्का हल्का बदलाव आता है। समझे यहाँ तक? तो मोल हाँ एक सर। क्वांटिटी है जिसके जरिए हम केमिस्ट्री के सब्सटेंस को मेजर करते हैं और कुछ नहीं। चलो एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे तुमने मार्केट में सुना होगा 1 डजन बना केला दे दो, ऐसा बोलते हैं ना, अरे भैया 1 डजन दो। 1 डजन में कितने बनाना एक होते हैं? डजन 12 बनाना होते हैं, करेक्ट ना? हाँ, तो बिल्कुल इसी तरह से मोल के लिए भी हम लोग एक वर्ड बनाने वाले हैं। 24 बनाने में कितने डजन आ जाएंगे? 2 डजन, बरोबर। देखो दो इसको उल्टा भी मैं बता सकता हूँ। तो देखो 1 डजन के अंदर कितने बनाने की क्वांटिटी होती है? 12 बनाने की क्वांटिटी होती है, करेक्ट। तो बताओ 24 क्वांटिटी में कितने डजन बनाना होंगे? तो जाहिर बात है मैं क्या करूँ, 24 को 12 की क्वांटिटी से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे 1 डजन की एक्चुअल क्वांटिटी मिलेगी। तो डिवाइड करने पे क्या आ रहा है? 2 डजन। तो एक्चुअली 24 के अंदर 2 डजन बनाना था। कैसे कैलकुलेट किया समझ में आया? मैंने हाँ सर। एक क्वांटिटी को डिवाइड कर दिया 24 से। 24 तो एक मोल क्या होता है? एक मोल के अंदर बोलते हैं 6.02 टू 10 का पावर 23 एटम्स होते हैं। ये एवोगैड्रोस बोल रहा है और उसकी यूनिट भी है Na। यानी एक एटम्स के अंदर यानी एक मोल में इतने होते हैं। तो एक डजन में कितने होते हैं? 12 किलो होते हैं। इसी तरह 12 से एक मोल के अंदर कितने एटम होते हैं? इतने एटम्स। अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। तो मेरे को अब हाँ सवाल है कि मान लो एक मोल का इतना है, तो मान लो मेरे पास तो बहुत सारे मोल दे दिए, n मोल दे दिए, मान लो 5 मोल दिए, तो उसका मैं कैसे पता करूंगा कि उसके अंदर कितने एटम्स है? तो क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन n है। तो जो भी क्वांटिटी उस सब्सटेंस की दी रही है, मान लो ऑक्सीजन दिया है, तो ऑक्सीजन कितना हो जाता है? 32 ग्राम। तो उस क्वांटिटी को मैं ऊपर लिखूंगा और उसको डिवाइड कर दूंगा एवोगैड्रोस नंबर से, तो मुझे n मोल की क्वांटिटी मिल जाएगी। समझ में आया तरीका कैसे नाप रहा हूँ मैं? हाँ सर। इजी है ना? तो भाई Easy है इसी बहुत। फॉर्मूले का मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ। सोचो ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता बच्चों को, लेकिन तुम्हें समझ में आ गया, वाह वाह। तो क्वांटिटी अपन एवोगैड्रोस नंबर, इसको मैं घुमा भी सकता हूँ। मान लो मेरे को सिर्फ क्वांटिटी पता करना है, तो उसके लिए हाँ, तो जरूरी फिर है इसको मेरे पास इधर मोल होना चाहिए और एवोगैड्रोस। तो हाँ, पहले इसको इधर ले लो तो मैं क्वांटिटी भी पता कर सकता हूँ। अच्छा है ना? मल्टीप्लिकेशन में होगा। नहीं, हाँ, फॉर्मूले को घुमा multiply घुमा के मैं अलग अलग चीज फाइंड आउट कर सकता हूँ कर इसी सकते मेथड हैं। के जरिए। अब जैसे वो चलो, डायमेंशन वाला था physics यस, अब मोल अलग अलग कॉन्सेप्ट के बेस पे अलग अलग जाता है हमेशा। जैसे वजन के में। हिसाब से मोल को थोड़ा सा अलग नियम बनाया गया, इसी तरह से वॉल्यूम बेस पे थोड़ा अलग जाएगा। तो पहले वेट के बेस पे देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ वेट, 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? 1000 ग्राम। तो पता 200 1000 2000 ग्राम कितना किलोग्राम होगा? तो उसको सिंपल, नीचे ले लेंगे 200 1 केजी को, 2000 ग्राम को 1000 ग्राम से डिवाइड कर दो तो तो 2 2 किलोग्राम किलो आया। आएगा। हाँ समझा ट्रिक? ये ट्रिक मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि केमिस्ट्री में मैं इसको अप्लाई करने वाला हूँ इसी तरीके से। ओके। ये हम जानते हैं, अब जानने से अनजान की जगह पड़ते हैं। अगर मेरे को मोल बताना है, एक मोल में कितना वजन होता है, तो बहुत आसान है, एटॉमिक मास अपन मोलर मास। ठीक है, हाँ एटॉमिक मास मतलब बोले तो गिवन मास जो दिया रहेगा, एटम का मास। मान लो तुमको ओजोन दिया तो उसका एटॉमिक मास ऊपर लिखोगे। मोलर मास क्या है? ऑक्सीजन का कुछ ना कुछ मास होता है, 18 32 जो भी, वो नीचे आता है। समझ गए? तो वेट जो दिया हुआ रहता है वो है एटॉमिक मास, और मोलर मास जो उस हर एक एलिमेंट का एक मोलर मास फिक्स किया गया है वो है। जब उसको डिवाइड करोगे तो उस वजन के बेस पर तुमको मोल मिल जाएगा। तुम इसको उल्टा भी कर सकते हो, अगर तुमको वेट पता कर रहा है तो फॉर्मूले को चेंज कर दो। तुम्हें नंबर ऑफ मोल और मोलार मास पता होना चाहिए, तो तुम उसका वजन भी पता कर सकते हो। समझ में आया कैसे किया? इजी है। इजी वो। यूनिट क्या रहेगी? तो मोल की यूनिट अगर वेट के बेस पे कर रहे हो तो मोल इनवर्स, और अगर नॉर्मल मोल है तो मोल की यूनिट मोल ही है और कुछ नहीं। एग्जाम्पल में लेकिन अभी समझते हैं, चलो। यूनिट में अभी मोल -1 लिखे। मोल इनवर्स मतलब वो -1 ही हुआ ना। एग्जाम्पल से देख लेते हैं ना। एक मोल सोडियम क्लोराइड का दिया है 58.5, करेक्ट। तो यानी अपने को क्या पता करना है? एक मोल सोडियम क्लोराइड 58.7 है, तो बता उसका वजन क्या होगा। तो मुझे पता है सोडियम और क्लोरीन का जो मास है इतना दिया है, तो मेरे फॉर्मूला अप्लाई करूंगा जो ऊपर दिया था ना, मैं वही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ये वाला। नंबर ऑफ मोल कितना दिया है? 58.7, करेक्ट। उस 58.7 ग्राम में दिया है, यानी ये वेट दिया हुआ है, करेक्ट। तो उसने यही पता किया कि ये 58.7 आया कैसे एक मोल में। तो उसने सोडियम क्लोरीन का एटॉमिक मास लिया और उसको 23 को ऐड कर दिया इससे, तो उसको मोलर मास मिल गया 58.7। तो एक्चुअली एक मोल सोडियम क्लोराइड में इतना मास होता है। इससे सिंपल मोलर मास का कॉन्सेप्ट लिया।
तो तुम 1 मोल ऑफ HNO3 का मास बता सकते हो कितना होगा? एकदम आसान है। हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का, इसका तुम मोलर मास ले लोगे 1 इंटू हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू नाइट्रोजन, है ना, हाँ। प्लस 1 इंटू, सॉरी 1 नहीं, Ox- 3 इंटू ऑक्सीजन। 3 into सॉल्व करोगे oxygen। तो तुम्हें ये आएगा। तो मास पता करना बहुत आसान है, मोलर मास मेथड से ही कर लेने का। ये इतना फॉर्मूला इमरजेंसी में यूज होता है। आप मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम पढ़ते हैं। तो एक मोल ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, मतलब कब इस्तेमाल करेंगे जब गैस और वेपर फेज की बात आएगी। इसे एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूले को एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है। ये फॉर्मूला जो है ना एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है, जिससे तुम मत बोला सर ये वैल्यू कैसा है, ये एक्सपेरिमेंट से पता किया गया। यहाँ पर जो एसटीपी या एनटीपी वर्ड आया है ना, वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर को बताता है, फुल फॉर्म है इसका। ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है? इसमें प्रेशर 1 हो और टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो। तो यहाँ लिखा हुआ है। इसका फॉर्मूले में भी बिल्कुल सेम फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ बदलाव थोड़ा सा आएगा। जैसे नंबर ऑफ मोल निकालना है तो तुमको वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस दिया रहेगा, गैस का, कोई भी गैस है, उसको डिवाइड कर देना एवोगैड्रोस नंबर से। देखो वॉल्यूम में एवोगैड्रोस नंबर अलग है। अगर वॉल्यूम ऑफ गैस की बात करें तो गैस में एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है? 22,400। समझ गए? अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और छोटा करते हैं। वॉल्यूम ऑफ एनी गैस डिवाइड बाय 22,400 मिलीलीटर। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, N इज इक्वल टू V इंटू 22.4 लीटर। ठीक है, मैंने सिर्फ पॉइंट की शिफ्टिंग किया और कुछ, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर दिया। ये मिलीलीटर के लिए, ये लीटर के लिए। अगर मुझे वॉल्यूम पता करना हो तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। तो शिफ्टिंग कर दिया है मैंने, N इंटू 2240 मिलीलीटर, लीटर में हो जाएगा N इंटू 22.4 लीटर पर मोल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब हमें वॉल्यूम, किसी मोल का वॉल्यूम पता करना है। यस, लेकिन आपका ये गिवन होना चाहिए। हाँ हाँ यस। तो एक अब रिवीजन मैं कर रहा हूँ। मोल का कॉन्सेप्ट क्या था? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्वांटिटी अपन एवोगैड्रोस नंबर। क्वांटिटी क्या होती है? वेट होती है। एवोगैड्रोस नंबर किसको बताता है? मास को बताता है, जो बदलता रहता है। सॉलिड है तो ये, और गैस है तो 22.4। और इस कॉन्सेप्ट में वॉल्यूम आ जाएगा अगर गैस की बात करें, और सॉलिड होगा तो वेट वर्ड यूज करते हैं। ठीक, अब हो रहा है 11.24 ml मीथेन गैस दी है, उसका मोल पता करो। तो ये फॉर्मूला, वॉल्यूम अपन 22.4, वॉल्यूम दिया हुआ है कितना है, यहाँ पुट करूंगा, डिवाइड करूंगा, मिल गया। इजी है क्या नहीं? मोल इस्तेमाल करना। अब आते हैं हम लोग गैस मोल कैलकुलेशन एक्सेप्ट एसटीपी कंडीशन। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ गैस ना हो तब मेरे को अगर प्रेशर और टेम्परेचर नापना है, क्या मुझे नापना है? प्रेशर एंड टेम्परेचर का मेजरमेंट करना है। तब मैं कैसे करूंगा? तो ऐसे वक्त में मैं इस्तेमाल करूंगा एक कॉन्सेप्ट का, जिसको बोलते हैं आइडियल गैस। आइडियल का मतलब मैं बता देता हूँ। जैसे सभी इंसान चलते हैं कि सभी इंसान वॉक करते हैं ना, पर ऐसे भी कुछ इंसान है जो वॉक नहीं कर सकते, बराबर। लाइफ में तो हम हर तरह की चीजें देख सकते हैं, तो उनको एक्सेप्शन डाल दो, पर ज्यादातर सभी वॉक कर सकते हैं, बराबर ना हमजा? तो बिल्कुल इसी तरह से साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि सभी गैस कैसे होती है? फ्लो करती है, रैंडम मोशन करती है, वॉल से टकराती है, करेक्ट। पर सारी गैस की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है क्या? नहीं, पर मैक्सिमम होती है। तो ये जो आइडियल कॉन्सेप्ट है ना, ये आइडियोलॉजी मैक्सिमम गैस की बिहेवियर को देख के बनाया गया, इसलिए आइडियल गैस के बिहेवियर को थ्योरेटिकल गैस बिहेवियर भी बोलते हैं। रीजन समझ में आया क्यों? कि देखो सारी गैस, एक्सेप्शन तो ऑलवेज आएगा, करेक्ट ना। तो उस बेस पे साइंटिस्ट ने इक्वेशन बनाया, जब उसने बॉयल्स और एवोगैड्रोस लॉ और चार्ल्स लॉ को मिलाया तो उसको इक्वेशन मिली PV इज इक्वल टू nRT। हमें क्या करता है? n को इधर ही रहने देता हूँ, RT को लेफ्ट साइड लो, तो n हो जाएगा PV अपॉन RT। इस फॉर्मूले के जरिए कब मैं इस्तेमाल करूंगा इस फॉर्मूले का? जब मुझे स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं दी रहेगी और नंबर ऑफ मोल पता करना है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। समझ गए? समझे? यहाँ पे R क्या है? R गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू भी है। चलो उसकी वैल्यू पता करते हैं। यहाँ तक समझा? ये फॉर्मूला याद भी सर, V वॉल्यूम है ना? वेरी गुड। V वॉल्यूम है, P प्रेशर है, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, M नंबर ऑफ मोल है। ठीक है, अब हो रहा है गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? तो यहाँ पर गैस कांस्टेंट की वैल्यू है, समझा, वही देख रहे। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में नंबर ऑफ मोल 1 होता है। अगर कोई जगह स्टैंडर्ड कंडीशन होगी ना, उसका मतलब क्या होता है मालूम है? कि नंबर ऑफ मोल 1 है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर 0 डिग्री है। 0 डिग्री का केल्विन कितना होगा? 273। और वॉल्यूम क्या रहेगा? 22.4 L। ये तो एवोगैड्रोस नंबर। अब मैं क्या करूंगा? इन सारी वैल्यू को इसमें पुट कर दो।
तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। सॉल्व करने पे तुम्हें वैल्यू क्या आ रही है 0.0821 एटमॉस्फेरिक डॉट लीटर पर मोल केल्विन। ये जो वैल्यू है ये याद रखो हमजा, ये गैस कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है 0.0821, ये 0.083 भी इसको बोल सकते हो। अब नीचे Okay. देखो कुछ कन्वर्जन दिया है, तो मैं चाहता हूँ ये हमजा ये कन्वर्जन जरा तुम खुद ही गो थ्रू कर लो। क्या कन्वर्जन है तुम बता सकते हो? एक एटमॉस्फेयर का कितना पास्कल होता है, 1 लीटर कितने मीटर क्यूब के बराबर होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जरा गो थ्रू कर लो तो मैं फट से आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, कर लिए गो थ्रू हमजा? ओके, इसको अच्छे से इजीली कर सकते। ठीक है, कन्वर्जेशन भी मैंने बताया कि मोल को अगर मास ऑफ सब्सटेंस में कन्वर्ट करना है तो मोलर मास को मल्टीप्लाई करना है। अगर मास को मोल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय मोलर मास करना है। समझ में ट्रिक कैसा है? अगर तुमको मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल में कन्वर्ट करना है तो मोल को मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर करना है। और अगर किसी नंबर ऑफ पार्टिकल का तुमको मोल में कन्वर्ट करना है तो उसको डिवाइड कर देना है एवोगैड्रोस नंबर। काफी डेंजर ट्रिक है कि नहीं? और किसी मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो उसको मल्टीप्लाई बाय 22 करना, और किसी वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है मोल में तो उसको डिवाइड बाय 22 करना। खतरनाक ट्रिक बनाया कि नहीं मैंने? समझा? शॉर्ट ट्रिक, ताकि तुम्हारा जो रिमेनिंग डाउट भी है वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो इधर पे चैप्टर खत्म हो जा रहा है हमारा।